नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को टेलीविजन पर देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए का कोरोना पैकेज देने का ऐलान किया था। आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। लोगों को उम्मीद जगी कि देर से सही सरकार लॉकडाउन के हुए बेहद बुरे आर्थिक असर से उबरने का दुरुस्त पैकेज लेकर आ रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जो ब्रीफिंग ज़्यादा थी, कॉन्फ्रेंसेस कम थी, जहां आजकल मीडिया को पता नहीं क्या हो गया, वो डिक्टेशन लेता रहता है, सवाल नहीं पूछता। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाँच प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की जो डिटेल्स बताई, उससे तमाम सेक्टर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया। रिटेलर्स, रेस्टोरेंट एसोसिएशन समेत कई सेक्टर्स पैकेज को नाकाफी बता रहे हैं। चाहे अर्थशास्त्री हो या मार्केट एक्सपर्ट या फिर आम लोग, उन्हें नहीं लगता कि ये स्टिमुलस पैकेज है, यानी एक ऐसा पैकेज है जिससे इकोनॉमी में रफ्तार आएगी। सरकार ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज जीडीपी का करीब 10% है, लेकिन इस पैकेज में सरकार का असल खर्च जीडीपी का 1% है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार इस पैकेज में सिर्फ 1,86,650 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने जा रही है, और ये वो रकम है जो पिछले बजट में खर्च के लिए रखी गई रकम के अलावा होगी। सरकार इस रकम को पीडीएस से एक्स्ट्रा अनाज बांटने, कैश ट्रांसफर, मनरेगा के लिए बढ़ाई गई रकम, ईपीएफ की दर घटाने और दूसरे उपायों के तौर पर खर्च करेगी। आइए सुनते हैं चिदम्बरम का क्या कहना है। Additional allocation to Manrega, 40,000 crore rupee. Total in our considered view is 1,86,650 crore. Let me repeat that number, 1,86,650 crore. मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री और जेएनयू के प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये वाकई रिलीफ पैकेज था 20 लाख करोड़ का, या रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स और एक तरह से मतलब जो खर्च ऑलरेडी बजट में था उसी को ही शामिल कर लिया गया है? हाँ, कुछ चीजें जो बजट में वैसे ही थी वो उनको शामिल कर लिया गया है, और मोटे तौर से चिदम्बरम जी की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सिर्फ चिदम्बरम जी ही नहीं कह रहे हैं, वो सारे ही बैंक्स और रेटिंग एजेंसीज तक कह रही हैं, एसबीआई, केयर, बार्कलेज, और कोई भी जो थोड़ा बहुत जोड़ भाग कर सकता है वो समझ रहा है कि 1% ऑफ जीडीपी से अधिक इसमें केंद्र सरकार का खर्च नहीं है। तो ये साफ हो गया कि 21 लाख, लगभग 21 लाख करोड़ की बात हुई है, मगर अधिकतर उसमें वो एक्शंस हैं जो बैंकों द्वारा लिए जाएंगे। तो बैंकों द्वारा जो लिए जाने वाले एक्शंस हैं, वो उनमें कई स्कीमों में भारत सरकार का गारंटी जरूर है। वही उसकी जेब से खर्च होगा जब ये लोन्स लिए जाएंगे। तो पहली चीज तो सवाल ये उठता है कि ये एमएसएमईज और बाकी लोग ये लोन लेंगे कि नहीं लेंगे। मगर उससे पहले ये बात भी जानना जरूरी है कि इतनी बड़ी विपदा हमारी अर्थव्यवस्था में कभी नहीं आई। 2008 की विपदा से अगर तुलना किया जाए, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संकट था जो हमारे देश पर आया था, मगर उस समय मौजूदा सरकार ने 4% सकल घरेलू उत्पाद का केवल फिस्कल स्टिमुलस दिया था। फिस्कल स्टिमुलस से यहाँ मतलब ये है कि सरकारी व्यय और सरकारी आय, तो मतलब खर्च बढ़ाया गया था और टैक्सेशन, एक्साइज ड्यूटीज वगैरह घटाई गई थी, जिसकी वजह से फिस्कल स्टिमुलस
की जी कुल संख्या मात्रा 4% ऑफ जीडीपी थी, जबकि वो विपदा इस विपदा से आधी आधी रही होगी, आधी से भी कम आधी से भी कम रही होगी। तो जी ये सर। विपदा तो बहुत भयंकर है और इसमें जी, केवल 1% दिया जा रहा है, तो ये इस पे पर्याप्त नहीं सरकार से पड़ेगी जी ये। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। मोदी सरकार ने जो पैकेज जारी किया उसमें इकोनॉमी की बुनियादी समस्या को नज़रअंदाज किया गया है। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में पहले से डिमांड की कमी थी। शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी कम हुई है। आमदनी कम होने से खपत भी कम हुई है, कंजम्पशन कम हुई है। कई बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को फिलहाल फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा कि प्रोफेसर मेहरोत्रा भी बता रहे हैं। सरकार को कर्ज लेकर या डेफिसिट को मोनेटाइज करके यानी नोटों की छिपाई करके लोगों को सीधे पैसा देना चाहिए था, ताकि डिमांड बढ़े, परचेजिंग पावर है उनके हाथों में। वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यों को राहत देने के नाम पर ऐलान किया कि राज्य अब रिजर्व बैंक से अपनी जीडीपी के 3% के बजाय 5% तक कर्ज ले सकेंगे, लेकिन इसके साथ उन्होंने कई शर्तें भी जोड़ दी हैं। इतना ही नहीं, देश को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सरकार ने सभी सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोलने का फैसला किया है, जिसमें डिफेंस भी शामिल है, स्पेस भी शामिल है, जिसमें हमारा न्यूक्लियर भी शामिल है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी पीएसई पॉलिसीज में बहुत बड़े बदलाव का ऐलान किया है। कायदे से इन पर चर्चा होनी चाहिए थी संसद में, लेकिन क्योंकि संसद नहीं चल रही है इसलिए ये फैसले ले लिए गए हैं। सरकार ने कोयला, एविएशन, बिजली जैसे सेक्टर्स के लिए जो ऐलान किया है उससे उन कॉरपोरेट्स घराने को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद है जिन्हें उनके करीब समझा जाता है। साथ ही अनाज की खरीदारी पर कृषि मंडियों की जो मोनोपोली थी वो खत्म हुई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देने के लिए कानून लाने की भी तैयारी है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या यही आत्मनिर्भर भारत का एक खाका है, रोड मैप है जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं और जो मैंने बताया है? देखिए, कई रिफॉर्म्स जो अनाउंस हुए हैं उनकी देश में बहुत सालों से मांग हो रही थी और उम्मीद थी। तो पहली चीज तो ये मान लिया जाए कि ये कई जो रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस, मंडियों को लेकर के, ये अच्छे रिफॉर्म्स हैं और हर सरकार, पिछली सरकार की भी कोशिश थी कि ये किए जाएं, मगर वो कर नहीं पाई थी और ना ही इस सरकार ने किया है। तो पहली चीज तो ये मान कर चला जाए। मगर ये फिस्कल स्टिमुलस नहीं माना जाता। ये तो आप कभी भी कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, मतलब ये कहना जरूरी है कि जो राज्यों को एक छूट दी गई है कि वो बोरो कर सकें, अपने एफआरबीएम की जो सीमा है उसके बाहर बोरो कर सकें, वो सही किया है सरकार ने, क्योंकि जो व्यय बढ़ने वाला है इस साल में, खास तौर से वो राज्य सरकारों पर ही बढ़ने वाला है, क्योंकि जो भी कल्याणकारी स्कीमें हैं उनको लागू करने के लिए राज्यों को ही करना होगा। तो वो एक अच्छा मूव है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने अपना घाटे में और बढ़ोतरी ना हो इस वजह से, और राज्य सरकारों इस पे आंच आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये मजबूरी है। मगर आपकी बात सही है कि सरकार मोनेटाइज कर सकती है, मगर मोनेटाइज सरकार को वैसे भी करना पड़ेगा। वो आज अभी बता नहीं रहे हैं कि करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था गिरेगी और आय सरकार की, केंद्र सरकार की कम होगी, जिसकी वजह से इन्हें मोनेटाइज करना पड़ेगा, कोई दो राय है ही नहीं। दिक्कत यह है कि इन्होंने फ्रंट लोड नहीं किया एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर फ्रंट लोड करते तो इकोनॉमी में उतना गिराव ना आता जितने आने की अब संभावना है। सर, फ्रंट लोड करने का मतलब क्या है, ये भी बता दीजिए हमें। जी, फ्रंट लोड करने का मतलब ये कि आज आप बोरो कर लेते और अधिक आज बोरो करते और आज आप खर्च करना शुरू करते, और जो कैश ट्रांसफर की संभावनाएं की और उम्मीद थी वो कैश ट्रांसफर होता। सिर्फ मनरेगा में 40,000 करोड़ इस साल बढ़ाने में फायदा, अच्छा काम किया है, मगर उससे पूरा नहीं पड़ेगा। बात यह है कि आपने जैसे साफ कहा, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिमांड बढ़ाना जरूरी है। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको कैश ट्रांसफर करना होगा, आपको कुछ
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए आज आप बोरो करते तो नौकरियां बढ़ती, और नौकरियां बढ़ती तो आमदनी बढ़ती और डिमांड बढ़ती, पूरी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती। पॉइंट ये हैगा। जी सर, जी सर, जी मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़ते लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि भारत ऐसी मंदी का शिकार होने जा रहा है जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी। जैसे कि प्रोफेसर मेहरोत्रा बता रहे कि 2008 की जो मंदी थी वो तो आधी भी नहीं थी इससे। गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही सेकेंड क्वार्टर में भारत की जीडीपी में सालाना दर के हिसाब से 45% की गिरावट आएगी। 45%। आपको बता दें कि इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी में 20% गिरावट का अनुमान लगाया था, अब 45% की गिरावट आएगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी भारत की जीडीपी के अनुमान को काफ़ी कम कर चुके हैं। मंदी का ये अनुमान मूडीज, फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के अंदाजे से ज़्यादा है, लेकिन गिरावट का अनुमान लगभग सभी एजेंसियों और एक्सपर्ट्स ने लगाया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ाने का फैसला इसी अंदेशे के कारण किया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग गिरा देंगी। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस वक्त रेटिंग की चिंता मायने नहीं रखती, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है। ज़्यादातर देश फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं। अगर रेटिंग गिराई जाएगी तो सबकी गिरेगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आने वाले महीनों में या आने वाले एक साल में आप अर्थव्यवस्था का हाल क्या देखते हैं? हमें कितना समय लगेगा लड़खड़ा कर उठने में? हमें लड़खड़ा कर उस स्तर पे आने में बहुत कम लगेगा, तो साल भर लगेगा। जिस स्तर पे हम थे 2019 में, वो 2019 का स्तर कोई बहुत बढ़िया स्तर नहीं था। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम 5-6% विकास दर पे कब पहुंचेंगे, उसमें मुझे लगता नहीं कि 3-4 साल से कम लगने वाला है। बहुत दुखदाई स्थिति है और सरकार ने गलती की है। बड़ी दुख की बात है, सरकार ने अपने ये हाल के जो निश्चय किए हैं वो उसमें गलती की, कोई दो राय है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। हम आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार की कविता से लिया गया है ये। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। दुष्यंत कुमार की कविता की ये लाइन लॉकडाउन में मजबूर मजदूरों का हाल बयां करने के लिए काफ़ी है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। सरकार के तमाम दावों और भरोसों के बावजूद भूखे पेट खाली जेब मजदूरों का महानगरों से पलायन जारी है। मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो वायदा किया था, उसमें इन माइग्रेंट लेबर्स जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सिर्फ एक ऐलान था, वो ये कि अगले 2 महीने तक बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। बस यही ऐलान था। ऐसे ही हर परिवार को 1 किलो चना भी मिलेगा। सरकार ने अलग अलग शहरों से मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए जो भी कदम उठाए बेहद नाकाफ़ी हैं, जो सबके सामने हैं। पिछले 2 दिनों में दिल्ली की गाजीपुर मंडी, गुजरात के सूरत, पंजाब के पटियाला, यूपी के मथुरा समेत कई जगह पर मजदूरों का सब्र जवाब भी दे गया। मजदूरों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ डाले। मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया। पथराव और पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं। कई जगहों पर बेसहारा मजदूरों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाईं। मजदूरों की ये भी शिकायत है कि पुलिस पुलिस जो है वो कारों और दूसरे वाहनों को तो आने जाने दे रही है, लेकिन उन्हें जबरन रोका गया है। कई शहरों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों या बसों में इंतजार में हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर जमा हो रहे हैं। सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियम भूख और बेबसी के सामने घुटने टेक देते हैं। आपको सुनाते हैं कि प्रवासी मजदूर परेशान क्यों हैं, वो हर हाल में वापस अपने घर क्यों जाना चाहते हैं। पुलिस वाले निकलने नहीं दे रहे हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ से रपटाते हैं, कहते हैं वहाँ वापसी जाओ जहाँ से आए हो। बताओ ये बच्चे हम कहाँ को लेके जाए, छोटे छोटे। हमारी सुविधा करें, जहाँ से मर्जी, जहाँ से हमारे हरदोई जिला को सरकार भेजे, नहीं तो हम लोग अपना जान खोने पे तैयार हो जाएंगे। सीधे मोदी सरकार को बोलेंगे हमारी सुविधा करे। बच्चों के पास चप्पल, जूते, कपड़े, कुछ खाने चीज की कोई चीज नहीं है। हमको घर जाने दे, चाहे पैदल जाते हैं या तो अपने साधन से भेजे या तो हमको पैदल जाने दे। जहाँ से हमको बॉर्डर पर से उठाया वही बॉर्डर पर छाड़ दे, हम पैदल चले जाएंगे। अगर
जी, मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किसी और देश में भी ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां जो मज़दूर लोग हैं वो पलायन कर रहे इतनी बड़ी तादाद में, और हमारे मज़दूर जो हैं इस वक्त बेसब्र हो रहे हैं। ये किन की जिम्मेदारी हैं, अगर हैं तो इन्हें अपने सर पर छोड़ दिया गया है? विनोद जी, अगर कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई में सफलता मिल रही होती, अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता, तो वाहवाही किसकी होती? तब वाहवाही तो केंद्र सरकार की होनी थी। तो अब अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही है। आज क्यों गुस्सा फूट पड़ा मजदूरों का? क्योंकि लॉकडाउन 4 की घोषणा जो हुई चुपके से एनडीए में की एक प्रेस रिलीज से, उसके पहले किसी ने सरकार में से, ना तो प्रधानमंत्री ने, ना किसी मंत्री ने, ना किसी बीजेपी के नेता ने इन मजदूरों से बात की, मीडिया के मार्फत बात की, किसी और तरीके से बात की। इनके जो इश्यूज़ हैं, जो इनके जो इस समय सरोकार हैं, उनको किसी ने एड्रेस करने की कोशिश की है? और वो नहीं कर सकते थे कल, क्योंकि वो क्या कहते, अगर अभी मालूम पड़ा कि कल चुपके से जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें एक पुराना आदेश को विड्रॉ कर लिया, जो आदेश मार्च के अंत में 29 मार्च को केंद्र सरकार ने इशू किया था कि लॉकडाउन के दौरान सभी कंपनियों को सैलरी देना कंपलसरी होगा। वो सैलरी नहीं काट सकती हैं, वो लोगों को नहीं निकाल सकती हैं। कल चुपके से उस आदेश को वापस ले लिया है, यानी लॉकडाउन के अंदर अब सैलरी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार कैश पैसा दे नहीं रही है किसी को भी मजदूर को, उनकी नौकरियां खतरे में हैं। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे आया है, उसने कहा है कि 20 साल से 30 साल की उम्र के लोग में से 2,70,00,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को घर जाने की व्यवस्था नहीं है, लोगों को कोई एश्योरेंस नहीं है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, कब तक स्थिति नॉर्मल होगी, तो क्या वो सड़क पे भी नहीं आएंगे? और आप चाहते हैं कि लोगों को 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल के ऊपर आप जिंदा रख सकते हैं? बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो आज का मजदूर है वो कोई अनपढ़ मजदूर नहीं है ना। उसमें से बहुत सारा वर्ग पढ़ा लिखा है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, ITI है, वो स्किल्ड काम भी करता है। आज उसके पास कोई रास्ता नहीं है, पिछले 2 महीने से कमाई नहीं है, और उनसे किसी ने सरकार से बात नहीं की है। कल लॉकडाउन 4 होने पे किसी ने नहीं बोला कि हमारे लिए ये प्लानिंग है और आपके लिए ये करना है। तो ऐसे में मजदूर सड़क पर आज आ रहे हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। पिछले 2 महीने से विजुअल दिख रहे हैं। और आप अनाज की अगर बात करें तो खुद FM ने ये माना कि 50 दिन बाद उन्होंने शहर के माइग्रेंट मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था शुरू की। 50 दिन तो उनको राशन भी नहीं मिला था। तो ऐसे में जिम्मेवारी केवल और केवल केंद्र सरकार की है, और बाकी देशों से ऐसे विजुअल नहीं दिख रहे हैं, हमने कहीं नहीं देखे हैं। ये प्लानिंग हमारे यहाँ गड़बड़ हुई है और हमारे यहाँ उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जी, और उन्हीं को लेनी पड़ेगी कि अगर ये कामयाब हो जाता तो श्रेय, वाहवाही का सेहरा भी उनके सर पर बनता। बहरहाल, पिछले दिनों में देश के कई बड़े शहरों में अपने अपने गांव लौटते प्रवासी मजदूर जगह जगह हादसों के शिकार भी हुए हैं। यूपी के औरैया जिले में तो एक दुर्घटना में 24 मजदूरों की मौत हो गई, जो अब 26 बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैदल बिहार जा रहे 6 मजदूरों को एक ट्रक ने कुचल दिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ट्रक के पलट जाने से 5 मजदूरों की जान गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की जान गई। ये सभी हादसे इसलिए हुए क्योंकि मजदूर सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने ठिकानों के लिए पैदल ही निकल पड़े, चलते रहे, और उनकी परवाह सरकारों ने नहीं की। कई जगह पर मजदूरों से मोटी रकम लेकर कंटेनर्स ट्रकों में ठूंस कर ले जाने पर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। खाली ट्रकों सड़कों पर ट्रकों को दौड़ाते हुए ड्राइवरों की असावधानी की कीमत मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन मजदूरों के किराए को लेकर सवाल उठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि अपना किराया ना दे पाने वाले मजदूरों का भाड़ा कांग्रेस पार्टी देगी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से रेल किराए की 85% रकम देने का दावा किया गया था। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है गुरदीप, कि मजदूरों के साथ ये जो हादसे हो रहे हैं, क्या इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, या किसी किस्म का कोई सामाजिक, जैसे PDS है, एक टारगेटेड PDS फूड सिक्योरिटी नेट है, कोई इंश्योरेंस का प्रबंध था इनके लिए, या होना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी बनती है इसकी?
नहीं, पिछले अगर 5 साल में देखी तो कई बार हमने सुना प्रधानमंत्री के नाम से अलग अलग बीमा योजनाएं आई हैं। आज वो बीमा योजना कहीं दिख नहीं रही है, वो तो अलग सवाल है। सवाल ये है कि ये मजदूरों की हालत आज ऐसी हुई क्यों है, आज क्यों ये संभल नहीं पा रहा है। और इसके लिए जो केंद्र सरकार ने पहला लॉकडाउन किया था विनोद जी, उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर उस वक्त 3-4 दिन का समय दिया जाता और ट्रेन का इस्तेमाल करके मजदूरों को घर जाने की अनुमति दी जाती। हमारे यहाँ ट्रेन की कैपेसिटी एक दिन में करीब 2.25 करोड़ यात्री ले जाने की है। 2.25 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख एग्जैक्टली वो कहते हैं। तो अगर 4-5 दिन के लिए ट्रेनें चला दी गई होती और कहा गया होता कि लॉकडाउन लंबा होना है, आप लोग घर जाइए, तो आज ये त्रासदी नहीं हो रही होती। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में ये कॉन्फिडेंस था कि 14 दिन का लॉकडाउन और 1 हफ्ता उसके बाद लॉकडाउन से चेन टूट जाएगी और स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। ये किसी ने शायद नहीं बताया सरकार के अंदर कि 14 प्लस 1 हफ्ता 21 दिन में यह संभलने वाला नहीं है। जबकि मीडिया में, अखबारों में, खुद हमारे चैनल पे हम लोग कह रहे थे कि ये 3 हफ्ते की बात नहीं है, ये लंबा चलेगा। तो सरकार ने उस वक्त ये तैयारी नहीं की। सरकार ने उस वक्त ये सोचा कि कोरोना खत्म हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो नहीं हुआ। और उस सरकार की जो जवाबदेही है वो तय होनी बहुत ज़रूरी है। आज भी अगर सरकार चाहे तो इस लॉकडाउन के बीच में 3-4 दिन का विंडो निकालकर सबको ट्रेनों से भेज सकती है, वो नहीं भेज रही है। अभी भी लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और उन आरोप प्रत्यारोपों में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जबकि इतने बड़े मुल्क में जहाँ 2.25 करोड़ की कैपेसिटी है, वहाँ 1.5 करोड़ 1 करोड़ मजदूरों को भेजने में क्यों दिक्कत आ रही है पिछले 1 महीने से, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। शहरों में फंसे प्रवासी मजदूर इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी छिन गई है, जैसे गुरदीप भी बता रहे हैं। लेकिन मकान मालिक कमरे का किराया मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक मजदूर, उसके परिवार को प्रशासन ने शौचालय में क्वारंटीन करा डाला। प्रवासी मजदूरों के सामने कई समस्याएं हैं। अपने गांव पहुंचना तो उनकी सिर्फ एक चुनौती है। अपने अपने राज्य, अपने अपने गांव पहुंचने के बाद ये मजदूर वहां क्या करेंगे? रोजगार की व्यवस्था क्या होगी, कहाँ होगी? वहाँ तो इतना भी नहीं मिलता था अपने गांव में जितना शहर में कमाते थे। अब वापस जाके वो क्या करेंगे वहाँ पर? अगर अपने गांव में रोजी रोटी का जुगाड़ होता तो वो शहर आते ही ना। पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि गांव में 2 तरह के जनसमूह हैं, एक जिनके पास ज़मीन है और दूसरे जिनके पास ज़मीन नहीं है। जिनके पास खेत हैं उनकी जो रोजी रोटी है वो चलती रहेगी, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, ना ही गाँव में काम है, ना ही शहरों से आस है। अब चिदम्बरम के मुताबिक ऐसे हालात सामाजिक अशांति की वजह बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये रकम काफ़ी नहीं होगी। आपको बता दें, इसी मनरेगा को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सबसे बड़ी विफलता बताया था इसको कांग्रेस राज की। गुरदीप, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन हालात में आप जो हालात हैं ये किस तरफ जाते देखते हैं? क्या मोड़ ले सकते हैं आने वाले दिनों में ये हालात जो हैं वो अभी किधर जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। लॉकडाउन 4 में जिला लेवल पे ये अनुमति दे दी गई है कि फैक्ट्रियां खुल सकती हैं, बाज़ार खुल सकते हैं। और अगर ये खोले गए ठीक से, अगर एक प्लानिंग के साथ जिला प्रशासन देश में अगर काम करने लगेंगे तो कुछ एक सहारा लोगों को होगा कि हम रोक सकते हैं और चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। लेकिन अभी जो सवाल है वो एक ट्रस्ट का है। उनका ट्रस्ट, विश्वास टूट चुका है सिस्टम से कि ये सिस्टम जो है उसमें उनको अकेला छोड़ दिया है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये विश्वास जुड़ने में टाइम लगेगा। अभी वक्त है लॉकडाउन 4 में, जिसमें कि बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं, उन रियायतों को इस्तेमाल करते हुए उनको दोबारा से काम दिया जाए और उन तक पहुंचा जाए। ये जिम्मेदारी सरकारों की है, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। देश में आज से लॉकडाउन का 4था चरण लागू हो गया है। ये लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। सरकार ने मेट्रो, हवाई उड़ानों, स्कूल कॉलेजों, धार्मिक संस्थानों पर पाबंदी जारी रखी है। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी हो सकती है। राज्यों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार दिया गया है। आपसी सहमति से राज्यों के बीच बसें भी चलाई जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पहले के 3 लॉकडाउन अपने मकसद को पाने में कामयाब रहे?
24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, कोरोना वायरस को हम 21 दिन में हरा देंगे। इससे लोगों ने यह माना कि लॉकडाउन 3 हफ्तों की बात है, लेकिन अब लॉकडाउन लागू हुए 55 दिन हो चुके हैं। बीते 55 दिनों में कोरोना से जो लोग प्रभावित हुए, संक्रमित हुए हैं, उनकी तादाद 96,000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में क्या लॉकडाउन कोरोना वायरस का प्रसार रोकने में सफल रहा है? लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक तबाही जैसे हालत है। करोड़ों लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं। कुछ तबकों के बीच भूखमरी जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। इसी बीच सामाजिक तनाव भी बढ़ा है। एक खास समुदाय पर, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, एक खास समुदाय पर संक्रमण को फैलाने के आरोप भी लगाए गए। सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला करते वक्त सरकारें इन तमाम बातों पर गौर नहीं करती हैं? क्या करती हैं? डेफिनेटली सिनारियो बिल्डिंग होती है। सिनारियो 1, 2, 3, 4, उसके बाद इस तरह के बड़े कदम उठाए जाते हैं। यहाँ 4 घंटे के नोटिस पे हुआ। क्या इन सबको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन कितना इफेक्टिव रहा, कितना कारगर रहा, क्या इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है? और हाँ, जाते जाते मज़दूरों की बात अगर हम करें तो मैंने सुना हमारे यहाँ एक लेबर मिनिस्टर भी हैं, कोई श्रम मंत्रालय के एक मंत्री भी हैं। बहुत दिनों से उनके बारे में कुछ नहीं सुना, ना उनका चेहरा दिखा है। आपको दिख जाए हमें सूचित करें। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।